हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। ऑलरेडी हमारे बीएसटी के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के वीडियोस आ चुके हैं। अब हम शुरू करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का मतलब, ये जो पॉइंट्स है ये अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, एक डेफिनेशन है जिसको हमने एक पॉइंट के फॉर्म में प्रेजेंट किया। इट मीन्स दैट फर्स्ट वी नीड टू इम्प्लीमेंट। ये वो स्टेज है जहां पे हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो, एक होता है प्लान को काम करना शुरू करना, और एक होता है एक्शन। पुटिंग इनटू एक्शन का मतलब होता है कि जैसा हमने स्ट्रक्चर वक्चर बनाने, अब लोगों को बोलना कि काम करे, तो वो हो जाता है डायरेक्टिंग। इंप्लीमेंटिंग द प्लान, ऑर्गेनाइजिंग, एंड पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, दैट इज डायरेक्टिंग। अब यहां पे हम क्या करते हैं, क्लियरली जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हमने प्लान किया है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाते हैं जहां पे क्लैरिटी हो जाती है हर जॉब और वर्किंग रिलेशनशिप। और उस काम को करने के लिए, जैसे प्रोडक्शन हो, परचेज हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, हर काम को करने के लिए अब हमें चाहिए रिसोर्सेस। तो क्लैरिफाई करना क्या रिसोर्सेस चाहिए ताकि हम क्या अचीव कर सके। दो, आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो यहां पे हम इंप्लीमेंट करते हैं प्लान बाय क्लियरली क्या बता के हर एक को जॉब और उसको करने के लिए रिसोर्सेज देके, ताकि हम अचीव कर पाए आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट। क्या अचीव कर पाए, आइडेंटिफाइड एज वेल एज डिजायर्ड रिजल्ट। सर, ये तो हो गई ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका प्रोसेस क्या है, जो एग्जाम में बहुत बार आता है। तो इसका फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। कि फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, जो कहता है जितना भी सारा टास्क है, सारे टास्क को हमें डिवाइड कर देना चाहिए। डिवाइड करने का सिंपल सा इंटेंशन है ताकि डुप्लीकेशन, कोई भी काम रिपीट ना हो, और जितना भी मेरा वर्क बर्डन है, वर्क का टेंशन है, इट गेट शेयर्ड। पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी काम रिपीट ना हो, और जितना भी काम है हम अपने एम्प्लॉयज के बीच में प्रॉपर्ली उसको शेयर कर सके। सर, इसी के बाद दूसरा कि सर अब जितने भी सिमिलर नेचर वाले वर्क है, वी हैव टू ब्रिंग देम टुगेदर। ये सारे प्रोडक्शन वाले, सारे परचेज वाले, सारे सेल्स वाले साथ में ले आओ, ग्रुपिंग साथ में करेंगे, उससे हम बोलेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन। और उसी के वजह से होती है स्पेशलाइजेशन। क्यों? जो प्रोडक्शन वाला है, जो परचेस वाला है, जो सेल्स वाला है, जो मार्केटिंग वाला है, अब वही इंसान इसी टास्क को बार बार कंटिन्यूअसली करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और उससे क्या हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन। अब नेक्स्ट है असाइनिंग। हर किसी भी वर्कर को जब हम टास्क असाइन करते हैं, वो किसके हिसाब से होना चाहिए, दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। यहां पे बुक्स में क्लियरली लिखा हुआ है देयर शुड बी अ प्रॉपर मैच बिटवीन टू थिंग्स। फर्स्ट, क्या काम करना है, और उस काम को करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए। ठीक है, हर इंसान को वो ही टास्क या काम असाइन करना है जो उसके लिए बेस्ट हो। अब हमने अपना स्ट्रक्चर बना लिया, एक प्रोडक्शन हेड होगा, प्रोडक्शन हेड के नीचे दो मैनेजर्स होंगे, और हर मैनेजर्स के नीचे कुछ वर्कर्स होंगे। तो यहां से क्लैरिटी मिल जाएगी क्या, हु हैज टू रिपोर्ट टू होम, और फॉर होम वी कैन टेक ऑर्डर्स। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, और इससे क्रिएट होती है एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर। क्या क्रिएट हो जाती है इससे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होगी हायरार्किकल स्ट्रक्चर। क्लैरिटी मिल जाएगी, फ्रॉम होम वी हैव टू टेक ऑर्डर्स एंड टू फ्रॉम होम वी हैव टू। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंस। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। सर, ये क्या बोलता है कि सर सिंपल सी बात है, हमने सिस्टमैटिकली काम को अलोकेट किया। जब कभी भी सिस्टमैटिकली काम को अलोकेट करोगे तो इट रिड्यूस माय वर्कलोड और एनहांस माय प्रोडक्टिविटी। मेरा वर्कलोड कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और जो इंसान रिपीटिवली सेम टास्क को करेगा
ऑन अ रेगुलर बेसिस। प्रोडक्शन वाला बार बार प्रोडक्शन कर रहा है, परचेस वाला बार बार परचेस कर रहा है, सेल्स वाला बार बार सेल्स कर रहा है। अगर रिपीटिवली हम इसको परफॉर्म करेंगे तो उस टास्क में, उस काम में हम क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड, कि भाई ये काम करने में हम मशहूर हो चुके हैं, हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, हम बार बार करेंगे तो हो जाएंगे स्पेशलाइज्ड। अब नेक्स्ट है इसी में, सॉरी, अब नेक्स्ट है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। हमें क्लियरली पता चल जाता है, क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, फ्रॉम होम वी हैव टू टेक ऑर्डर्स, और हम किसको रिस्पॉन्सिबल, अभी देखा ना क्रिएटिंग हायरार्किकल ऑर्डर, किससे रिपोर्ट करेंगे, कैसे ऑर्डर लेंगे। तो इससे इट रिमूव्स एम्बिग्यूटी, हमें कंफ्यूजन ही नहीं है, मुझे काम करना है और मुझे क्लियरली ये पता है कि काम करते वक्त हमें भैया किससे ऑर्डर लेने हैं। जब ये क्लैरिटी आ जाए लाइफ में तो बेस्ट है, रिमूव्स एम्बिग्यूटी। क्लैरिटी हु हैज टू रिपोर्ट टू whom or from whom we have to take orders, and it results in creation of hierarchical order. Hierarchical order इससे क्रिएट हो जाता है। कुछ ना आता हो तो एक फेमस पॉइंट तो लिख देना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली 3 तरीके के रिसोर्सेज लगते हैं, मटीरियल, फाइनेंस एंड ह्यूमन। कौन से 3 तरीके रिसोर्स है? मटीरियल, फाइनेंस एंड ह्यूमन। वी हैव टू मेक श्योर कि जब हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, प्रोडक्शन करे, परचेस करे, तो वी नीड टू अवॉइड ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन। कोई भी काम रिपीट ना हो और एक दूसरे को ओवरलैप, मतलब एक ही समय पे प्रोडक्शन और परचेस साथ में ना हो। इससे क्या होगा? इट प्रिवेंट्स कंफ्यूजन, लोगों के मन में कंफ्यूजन जितना भी है खत्म हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और क्या होगा? मिनिमाइज द वेस्टेज, किसी भी तरीके की बर्बादी होने वाली है क्या? कोई भी लोड आने वाला है क्या? नेक्स्ट है एडेप्शन टू चेंज। अब आसपास के बदलते माहौल के हिसाब से या आसपास के बदलते सिचुएशन के हिसाब से हमें भी खुद को बदलना होता है। अब प्रोडक्शन है, परचेज है, सेल्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, वी नीड टू मॉडिफाई एंड रिवाइज। अगर मुझे मेरे बिजनेस के स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़े, हम इजीली कर सकते। जैसे एग्जांपल, एक सेल्स हेड था, इसके नीचे 4 मैनेजर एम्प्लॉयज, अभी सोचता है क्यों ना 2 ही रखूं, तो हम मॉडिफाई कर सकते। इसके लिए वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज द होल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसके बाद यहां पे एक पॉइंट पढ़ा देता हूं, दैट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हर किसी को एकदम क्लियर डिस्क्रिप्शन होगा क्या चीज का, ऑफ द जॉब एंड ड्यूटीज, हर किसी को क्लियरली पता है कि भैया मेरे ड्यूटीज क्या है, हर किसी क्लियरली पता है मेरे काम क्या है, सो इससे क्या होगा? प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। जो भी टास्क है, जो भी हम एक्टिविटी सोच रहे हैं, वो टास्क और वो एक्टिविटी को हम ढंग से करेंगे और बिकम्स इजी एंड वी ब्रिंग इफेक्टिवनेस। ईज भी आ जाएगा और वो टास्क बहुत ही अच्छे से, इफेक्टिवनेस का मतलब है विल फोकस टू कंप्लीट दैट टास्क ऑन टाइम। समझ आया इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के बाद? नेक्स्ट है डेवलपमेंट। ये सिंपल डेलीगेशन लिखना तो लिख देना, इट स्टिमुलेट क्रिएटिविटी अमंग द एम्प्लॉयज, की भाई आप डेलीगेशन आगे जाकर पढ़ोगे कि शेयरिंग ऑफ वर्क, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। तो इससे क्या होगा? सुपीरियर का फायदा, सुपीरियर नई चीजों पे, नए एरियाज पे ध्यान दे सकता है, और सबऑर्डिनेट का फायदा, उसको पता है कि क्या ऐसी मैं चीजें करूं जिससे मेरा भी डेवलपमेंट हो। तो इससे क्रिएटिविटी सुपीरियर लेवल, सबऑर्डिनेट लेवल पे, और नए टास्क फॉर सबऑर्डिनेट। क्लियर? अब नेक्स्ट है एक्सपांशन एंड ग्रोथ। एक्सपांशन, गाइस, अब मैं कंपनी में 2 प्रोडक्ट के मैंने डिपार्टमेंट बना के रखे, मुझे तीसरे लेने और ले सकते। वी कैन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वी कैन डिविएट फ्रॉम, याद रखना, एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। जो अभी तक चल रहा है हम उसके खिलाफ जा सकते हैं एंड टेक अप न्यू चैलेंजेस। क्या हो सकता है? वी कैन डिविएट, हम हट सकते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड टेक अप न्यू चैलेंजेस।
इसी के साथ पूरे इंपॉर्टेंस, सिस्टमैटिक एलोकेशन, स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी, ओवरलैपिंग, यहाँ पे सब क्लियर है किसको कैसे रिपोर्ट करना है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ होगा, वी कैन टेक न्यू चैलेंजेस, फिर इफेक्टिव क्लियर डिस्क्रिप्शन है, और स्टिमुलेट क्रिएटिविटी अमॉन्ग व्हाट, इसके अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है अमॉन्ग द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब होता है अब फ्रेमवर्क, क्या चीज का, जहां पे मैनेजरियल और साथ साथ में ऑपरेशनल MO टास्क आर परफॉर्म्ड। इट इज अ फ्रेमवर्क विद इन विच managerial or as well as operational tasks are performed. Framework within which what managerial as well as operational tasks are performed. It tells me the relationship between people, work, resources. ये याद है मैनेजमेंट एज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, तीन चीजें होती है, पहले काम, लोग और रिसोर्सेज, उनके बीच का रिसोर्सेज। और बिजनेस में तीन तरीके के रिसोर्सेज भी हमें लगते हैं, एक होता है मैंने बताया था ना, ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंस, कि भाई हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है, सही इंसान सही जगह हो, सही काम हो, सही पैसा हो, तो फ्रेमवर्क क्या चीज का, विद इन विच व्हाट managerial as well as operational task का perform, relationship between तीन चीजों का, people, work, resource, relationship between what, people, work, resource, relationship between what, people, work, resource। अब नेक्स्ट है span of management, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन, ध्यान से समझना, ये क्लियरली बोलता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेज्ड दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय सुपीरियर। एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को ढंग से मैनेज कर रहा है, जो भी हमारा एक सुपीरियर है वो एक साथ कितने सबऑर्डिनेट्स को ढंग से मैनेज कर रहा है। डन है। अब ये हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है फंक्शनल और एक होता है डिविजनल। ग्रुपिंग अंडर द फंक्शनल के बेसिस पे कि प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, इसके हिसाब से जब हम ग्रुपिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं फंक्शनल, और जब हम प्रोडक्ट के हिसाब से ग्रुपिंग करते हैं उसको बोलते हैं डिविजनल। ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट इट रिजल्ट्स इन ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। क्यों सर ऑक्यूपेशनल और उसको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि आप जो भी फंक्शन कर रहे हो आप इसी फंक्शन को बार बार कंटिन्यूसली रिपीट करोगे, जिसके वजह से हम इसमें हो जाएंगे स्पेशलाइज्ड। नेक्स्ट, प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। सिर्फ प्रोडक्शन परचेज एक डिपार्टमेंट की बात करें तो उस डिपार्टमेंट में जो कंट्रोल होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, क्यों, बिकॉज वो हेड मेक श्योर करता है कि भैया मेरे डिपार्टमेंट में तो चीजें ढंग से चले। क्यों, क्योंकि हर कोई सिमिलर टास्क परफॉर्म करता है, हर कोई जिस तरीके से काम कर रहा है या टास्क कर रहा है वो सिमिलर है। नेक्स्ट, इंक्रीजेस व्हाट ऑपरेशनल सेम एंड मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर एफिशिएंसी में लिख सकते हो, हमने उसमें पढ़ा है। क्यों, अब जो प्रोडक्शन वाला है वो प्रोडक्शन ही करेगा और जो प्रोडक्शन मैनेज करने वाला है वो प्रोडक्शन मैनेज करेगा। उससे क्या होगा, रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन प्रॉफिट, क्योंकि आप एक ही चीज को एफिशिएंट अगर आप एफिशिएंटली मैनेज करोगे उससे क्या इंक्रीज होता है, प्रॉफिट। नेक्स्ट, मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन, परचेस वाला परचेस, कोई भी एक्टिविटी रिपीट अगर नहीं होती तो हम लोग क्या करेंगे, उस एक्टिविटी वाला बल्क में बनाएगा, और जब कभी भी बच्चा बल्क में बनाओगे तो उससे होगा इकोनॉमिक ऑफ स्केल, और मेरा जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट का मतलब जो मेरे खर्चे है ना, वो खर्चे हो जाएंगे डिक्रीज। नेक्स्ट है इजी ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। क्यों, प्रोडक्शन वाले को सिर्फ लिमिटेड स्किल्स, फोकस ऑन व्हाट, सिर्फ प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन, परचेस वाले को परचेस, सेल्स वाले को सेल्स, ज्यादा चीजें सिखाने की जरूरत नहीं है, और हर फंक्शन को मिलता है ड्यू अटेंशन। बट इसके इधर ही कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। लेस, हर कोई डिपार्टमेंट सोचता है क्यों ना सिर्फ मैं अपने ही टारगेट को पूरा कर दूं, नॉट फोकसिंग ऑन overall organizational goal, less emphasis on overall objective and more interest on departmental, and leads into, एक बहुत अच्छा वर्ड दिया है इसमें, leads in creation of functional empire। हर कोई फंक्शन अपने आप को ही ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन और अहम हिस्सा बताते हुए हर कोई से उसी पे लगा हुआ है।
प्रमोट्स कंट्रोल एंड प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन एक्सचेंज, कि भाई बोलते हैं कि मैं तुझसे कोऑर्डिनेट क्यों करूं, मैं तुझे क्या बताऊं कैसे करना है, आप जानो। प्रोडक्शन वाला बोलता है मैं परचेस के पास जाऊं, परचेस वाला बोलता है मैं सेल्स के पास जाऊं, प्रॉब्लम। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, व्हेन इंटरेस्ट ऑफ टू आर नॉट कंपैटिबल। जैसे कई बार क्या हो जाता है कि जो प्रोडक्शन वाला होता है ना, बोलता है कि भाई सस्ते से सस्ता बनाओ, और मार्केटिंग वाला बोलता है नहीं अपने को तो अच्छा गुड्स बनाना है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो दो डिपार्टमेंट कंपैटिबल नहीं होते। और लास्ट है नैरो पर्सपेक्टिव, इनफ्लेक्सिबिलिटी। हम सिर्फ एक ही काम करते 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 हम उसी में माहिर हो गए। अब प्रोडक्शन है, परचेज है, सेल्स है, मार्केटिंग है, इनमें से हमें किसको ऊपर लेके जाना है सर पता नहीं। सबको एक ही चीज आती है, इनमें से पता नहीं कौन ऐसा बंदा है जिसको हम आगे लेके जाए। इनफ्लेक्सिबल, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल नाउ, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही चीज बैठ गई है। अब ये कब सूट होता है? साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज और हम बहुत डाइवर्सिफाइड, बहुत अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करते हैं। नेक्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर, जब जहां पे अब वर्ड इज नॉट यूज डिवीजन, यहां पे हम वर्ड यूज करते हैं यूनिट्स और डिविजन्स। सॉरी, यहाँ पे वर्ड इज नॉट डिपार्टमेंट, यहाँ पे वर्ड यूज होता है यूनिट और डिवीजन। जैसे कि एडवांटेजेस का सबसे पहला है प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट डिविजन्स बनाए, जैसे हमारा हो गया केमिकल, एक फुटवेयर, एक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये अलग अलग डिवीजन का एक हेड होगा। अब जो भी बंदा उस डिवीजन में काम कर रहा है तो उसके रिलेटेड उसको सारी नॉलेज आ जाएगी एंड इट बिकम्स अ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। एवरी डिवीजन उसका जो हेड होगा, अब सपोज यहाँ पे हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, कॉस्मेटिक्स, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर एक डिवीजन को हम बोल सकते हैं कि भाई साहब आपका रेवेन्यू इतना होना चाहिए, आपका प्रॉफिट इतना होना चाहिए, आपका कॉस्ट इतना होना चाहिए। They are accountable for three things. First is revenue, second is profit, and third is the cost. अब प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी इनिशिएटिव। गाइस, अब ये कॉस्मेटिक वाला आराम से अपने डिसीजन ले सकता है, ये फुटवेयर वाला आराम से अपने डिसीजन ले सकता है। ये एक तरीके से ऑटोनॉमस यूनिट्स है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंसिडर द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। आप अपने डिविजन्स के डिसीजन एकदम फास्ट फास्ट ले सकते हो, उससे होगा एकदम क्विक डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है फैसिलिटेट एक्सपांशन एंड ग्रोथ। अगर इसके अंदर मुझे एक और नया डिपार्टमेंट ऐड करना है तो उस डिपार्टमेंट को भी हम इजीली ऐड कर सकते हैं। फैसिलिटेट व्हाट? एक्सपांशन एंड ग्रोथ विदाउट चेंजिंग द, विद न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्शन। हम नए डिवीजन को बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं बिना ज्यादा कुछ डिस्टर्ब किए, बिना ज्यादा कुछ चेंजेस किए। बट सर इसके डिसएडवांटेजेस भी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। जैसे कि सर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये सर फुटवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, गारमेंट्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, कि सर किसको कौन सा रिसोर्स मिलना चाहिए। अब एक एम्प्लॉय, एक सुपर IMA ग्रेजुएट का टॉपर है, सर वो कॉस्मेटिक में जाए, सर वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाए या फुटवेयर में जाए। अब हर जितने ज्यादा डिविजन्स आप बनाते हो उतने ज्यादा खर्चे बनते हैं। हर एक डिवीजन में वी वुड हैव एन HR, वी वुड हैव अ मार्केटिंग, इससे हमारे कॉस्ट क्या हो जाते हैं? इंक्रीज। और हर कोई डिवीजन, जैसे मैंने एग्जांपल देता हूं कि कॉस्मेटिक वाले क्या हैं, बोलते हैं हमारे यहाँ की फुटवेयर तो हम भी नहीं पढ़ते। एवरी डिवीजन कंसिडर देमसेल्फ टू बी इंडिपेंडेंट, और हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने ही डिवीजन के बारे में सोच रहा है, इग्नोरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल। अब ये डिविजनल स्ट्रक्चर कब सुटेबल होता है? जब वी मेक अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या बनाते हैं? बहुत ही ज्यादा लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स जब बनाते हैं तब हमें प्रेफर करना चाहिए डिविजनल स्ट्रक्चर। और एक और एग्जाम्पल याद रखना, कई बार एग्जाम में आया, अगर एग्जाम में दिया हुआ FMCG, क्या गाइस? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, किस तरीके के गुड्स? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो हमारा आंसर खुद ब खुद हो जाना चाहिए डिविजनल स्ट्रक्चर। डन। अब इसका एक डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन। फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शन, यहाँ पे फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन। यहाँ पे होता है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे होता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे हर एक देखो, अब जैसे कोई भी हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ तो सेल्स वाला बोलेगा प्रोडक्शन की गलती, प्रोडक्शन वाला बोलेगा परचेज की गलती। यहाँ पे डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी।
ठीक है, हैज टू रिपोर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कोई रिस्पॉन्सिबल है कि भाई तेरे से हर फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक, हर एक का अपना अपना प्रॉफिट है, अपना अपना कॉस्ट है, अपना अपना रेवेन्यू। तो हम उसको बोल सकते हैं भाई आपके वजह से इतना प्रॉफिट होना चाहिए था, नहीं हुआ। आपके वजह से इतना रेवेन्यू लगना चाहिए था, नहीं आया। अब डिफिकल्ट हैज टू रिपोर्ट। अब इसमें से अब गाइस यहां पे मैनेजर डेवलपमेंट नहीं होता है। पूछो क्यों? क्योंकि सर जो भी मैनेजर है, मैंने बताया ना सर, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन, परचेज वाला परचेज सीख रहा है, लेकिन यहां पे डेवलपमेंट होता है क्योंकि एक प्रोडक्ट रिलेटेड आप सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो। अब ये फंक्शन इकोनॉमिकल होता है, लेकिन इकोनॉमिकल नहीं है। जैसे बताया कि फुटवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कॉस्मेटिक्स है, वो तीनों चाहे तो कॉमन एचआर रख सकते हैं, अलग रखेंगे, और तीनों चाहे तो कॉमन ट्रेन रख सकते हैं, पर अलग रखेंगे। डिफिकल्ट मल्टी प्रोडक्ट में फंक्शनल प्रेफर नहीं करते। जब भी एक बिजनेस मल्टीपल प्रोडक्ट पे है तो उसे क्या प्रेफर करना चाहिए? डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अब ठीक है, अब इधर मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल के सिर्फ फीचर्स पढ़ा है। अगर आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स का वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं छोटा सा 5 मिनट का वीडियो वो भी बना दूं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्या अचीव करने के लिए पर्टिकुलर टास्क, ये जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है ना, प्रोडक्शन हेड, सेल्स हेड, इसके नीचे 2 मैनेजर्स, फिर एम्प्लॉयज, की क्लियरली बता देता है। इससे एकदम क्लियरली 2 चीजें पता चल जाती है, हर किसी के पावर्स क्या है और हर किसी की जिम्मेदारी क्या है। 2 चीजें एकदम क्लियरली पता चल जाएगी, हर एम्प्लॉय, हर वर्कर की पावर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब इसकी ये ही फॉर्मल स्ट्रक्चर अगर बना हुआ है ना, उसी वजह से सारे डिपार्टमेंट, सारी एक्टिविटीज, सारे एम्प्लॉयज के बीच में क्या होगा? कोऑर्डिनेशन। 3 चीजें रखो, फॉर्मल स्ट्रक्चर डिजाइन बाय कौन? विच इज डिजाइन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। और ये क्यों डिजाइन किया गया है? ताकि जो भी मेरा ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो या टारगेट हो, हम उसको अचीव कर सके। एकदम क्लियरली क्या डिफाइन होती है? द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसके फीचर, स्पेसिफाई रिलेशनशिप, मैंने बताया स्ट्रक्चर बना दिया तो क्लैरिफाइज, इससे एकदम क्लियरली आ जाएगा हु। हमेशा याद रखना, ऑर्गेनाइजिंग का फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग का पर्पस क्लियर है, वी गेट द क्लैरिटी हु हैज टू रिपोर्ट टू whom, lay down the rules and procedure। कोई भी देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो स्ट्रक्चर बनेगा तो क्लियरली क्या बनेंगे? द रूल्स एंड प्रोसीजर। क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, हमें फॉलो करने हैं ताकि हम अचीव कर सके अपने ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है ना हमारे, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, इन सब डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को हम क्या करेंगे? प्रॉपरली कोऑर्डिनेट। CII याद रखना, ऑल द एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेट, इंटीग्रेटेड एंड interlinked। CII, first C stands for coordinated, second I stands for interlinked, and third I stands for integrated। सारे एक्टिविटीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे में क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। जो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मोस्टली दे आर डिजाइन बाय होम? दे आर डिजाइन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्यों? ताकि जो भी हमारा काम हो वो काम बहुत ही स्मूथली और अच्छे से हो सके। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सिंपल सा इंटेंशन, सिंपल सा मोटिव है, मोर एम्फसाइजेस ऑन वर्क, फोकस काम पे है, ना कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अगेन, जॉब पोजीशन क्लैरिटी, lay down the rules and regulations, सारे एफर्ट्स are coordinated है, डिजाइन बाय टॉप मैनेजमेंट, और फोकस ज्यादा यहाँ पे काम पे। नेक्स्ट है इनफॉर्मल नेटवर्क। पहले इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर दोस ऑर्गेनाइजेशन विच इमर्जेस फ्रॉम। इनफॉर्मल वो होते हैं जो निकल कर आते हैं फ्रॉम फॉर्मल्स। नेटवर्क और सोशल रिलेशनशिप, ये आपके कोई रिटर्न रूल्स वगैरह नहीं है। अब इसके फीचर्स बहुत ध्यान से सुनिएगा। बिहेवियर इवॉल्व्स फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स। जो आपने इनफॉर्मल के अंदर जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों ने मिलकर ग्रुप बनाया, तो उसके नॉर्म से कोई ले डाउन नहीं, आपको जैसे जो बात करनी है करो, कोई फिक्स। जैसे फॉर्मल में रूल्स एंड रेगुलेशन थे, देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड चैनल, इट्स एन इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कोई भी कैसे भी कर सकता है।
नेक्स्ट है, यहाँ पे पर्सनली लोग बनाते हैं एम्प्लॉयज आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करने के लिए। अभी मैंने बता चुका, अगर आप ऑफिस में नहीं आते, ग्रुप ही नहीं बन, ऑफिस का आपका स्ट्रक्चर ही नहीं बनता, ऑफिस में नौकरी ही नहीं करते, कैसे ऑफिस में आपके दोस्त बनते, कैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनता? बिजनेस फ्रॉम फोन। यहाँ पे फोकस सोशल रिलेशनशिप पे है, ना कि वर्क। फोकस क्या चीज पे है? फोकस मोर एम्फेसिस इज ऑन दी सोशल रिलेशनशिप, ना कि वर्क। नेक्स्ट, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये वीडियो है जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने सारा पढ़ लिया, मैं आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स अलग से इसके करा दूंगा अगर आपको चाहिए तो, पर अभी हम डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आने वाले 15-20 मिनट बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला है डेलीगेशन, रिफर्स टू सिंपल डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। कहां से? एक सुपीरियर से सबऑर्डिनेट। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपके घर पे बहुत सारा काम है, मुझे 10 फाइल बनानी है, मैं 10 फाइल नहीं कर सकता, मम्मी को कुछ काम दिए हुए है, मम्मी 2 काम आपको दे देती है, इससे हम बोलते हैं डेलीगेशन। अब क्यों? बिकॉज जैसे एग्जांपल एक और कि घर पे गेस्ट आने वाले हैं, घर पे खाना भी बनाना है, बाहर से कुछ सामान भी लाना है, घर भी सेट करना है, बहुत सारे काम मम्मी के पास है, मम्मी ने कुछ काम आपको दे दिए, इसे हम बोलते हैं डेलीगेशन। रिफर्स टू व्हाट? ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर। जब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को छोटे मोटे रूटीन से काम दे देता है, तो इसके वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, नाउ दे कैन फोकस ऑन हाई प्रायर एक्टिविटीज। उन एक्टिविटीज या उन चीजों पे हम ज्यादा ध्यान दे पाएंगे जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, इट डज नॉट मीन्स एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब क्या है कि सर मैंने अपना काम अपनी छोटी बहन को दे दिया, तो इसका मतलब कि पापा को बोल सकता हूं पापा आपने काम मुझे दिया था, अपनी बहन को नहीं। आई स्टिल विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। मेरे पापा पहला सवाल मुझसे यही पूछेंगे, जब मैंने ये जिम्मेदारी, जब मैंने ये काम आपको सौंपा, आपने काम किसी और को क्यों दिया? सेल्फ स्टिल बी अकाउंटेबल। एंड आज की डेट में अगर हम ये चाहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छे से स्मूथली चले, तो वी नीड टू हैव डेलीगेशन। दैट इज अ प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट मतलब अगर हम चाहते हैं मैनेजमेंट अच्छा हो, प्रॉपरली हो, तो वी नीड टू डू डेलीगेशन। अब सबसे पहला है इसमें अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है राइट ऑफ इंडिविजुअल टू कमांड। एज अ सुपीरियर हम सबऑर्डिनेट को कर सकते हैं कमांड, और सबऑर्डिनेट को उस ऑर्डर का चुपचाप पालन करना चाहिए, ठीक है। और इससे क्लियरली पता चल जाता है द स्केलर चेन कि ए ऑर्डर दे सकता है बी को, बी ऑर्डर दे सकता है सी को, सी ऑर्डर दे सकता है डी को। वी एस्टैब्लिश अ स्केलर चेन, क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। We would be having what? A clear line of communication. नेक्स्ट है राइट अथॉरिटी फ्लोज, और हमेशा पावर्स कहां से फ्लो होते हैं? इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कहां से फ्लो होते हैं? ये जो भी हमारी अथॉरिटी है वो हमेशा फ्लो होगी फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ही सीधी सी बात है, ऑब्लिगेशन। जितने विद बिगर पावर्स कम्स बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या जिम्मेदारी है? ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द टास्क। वी आर ऑब्लाइज्ड, जो भी मेरे सबऑर्डिनेट ने मुझे काम दिया है, मुझे वो करके अपने सुपीरियर को बताना है, तो हमेशा इट फ्लोज अपवर्ड। अब फेयोल चचा से सेकेंड चैप्टर में ऑलरेडी मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूं, फिर से समझना, जब कभी भी माई पावर्स आर मोर देन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी मेरे पावर्स है अगर मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा होंगे, तो इसकी वजह से होगा मिसयूज। क्या पावर ज्यादा है तो मिसयूज, और अगर पावर्स कम है, मैंने सामने वाले को उतने पावर्स ही नहीं देके रखे, तो टास्क वोंट बी कंप्लीटेड। ये क्लियरली बताता है द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, कि भाई वी आर रिस्पॉन्सिबल, कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के वजह से ये आता है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट अथॉरिटी में तो ये भी लिख सकते हो, अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, और जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट अराइजेस फ्रॉम द
अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबल, यानी वी आर आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। जो कोई भी टास्क हमें दिया है हम उसके लिए आंसरेबल है। इट फ्लोज अपवर्ड, मेरे पापा ने मुझे कोई काम दिया, नहीं किया, वी आर अकाउंटेबल, हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। अब इसमें एक लाइन है, याद रखना, which concept is this? Authority being delegated, responsibility accepted, तो आप accountability deny नहीं कर सकते, अब आप उसके लिए जवाबदार हो, but still powers delegate हो सकते हैं, जिम्मेदारी पार्शियली डेलीगेट हो सकती है। मेरा काम था, मैं किसी और को नहीं दे सकता, दूसरे वाले ने नहीं किया तो आई विल स्टिल बी अकाउंटेबल। मैंने बोला था ना, डेलीगेशन डज नॉट मीन्स एब्डिकेशन, आई विल स्टिल हेल्ड, आई विल बी स्टिल हेल्ड अकाउंटेबल। समझ आया? अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका इंपॉर्टेंस। सबसे पहला पॉइंट है इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्पावरिंग। और जैसे ही अपने अपने सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को थोड़ा बहुत काम दे दिया, नाउ they can employees function more effectively, managers can focus more effectively and they can focus कहां पे? Unimportant, जो भी टास्क इंपॉर्टेंट है या जो भी एक्टिविटीज मेरे लिए मेन है, हम उस पर ध्यान देंगे। हमें फ्रीडम कहां से मिल जाती है? फ्रीडम फ्रॉम रूटीन वर्क, हमने रूटीन कामों से छूट जाते हैं, एंड वी कैन एक्सेल का, हम कहां पे माहिर बन सकते हैं? वी कैन एक्सेल इन न्यू एरियाज। ठीक है, क्या है? एम्पावरिंग एम्प्लॉयज जिससे हम इफेक्टिवली काम कर सके, और फोकस कहां पे आ जाएगा? फोकस आ जाएगा इंपॉर्टेंट मैटर्स। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, अब एम्प्लॉय, जैसे आपकी मम्मी ने आपको काम दिया, अब मेरी मम्मी अगर मुझे कोई जिम्मेदारी सौंपती है तो आई कैन यूटिलाइज माई टैलेंट, और टैलेंट को यूज होके मेरा क्या राइज होगा? लेटेंट स्किल्स। अब गाइस जो स्किल्स राइज हुई, ये सेकंड पॉइंट यहां पे है, जो भी मेरी स्किल्स राइज हुई उससे मेरी क्या फायदा होगा? आई कैन बी एबल टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स टेढ़े मेढ़े टास्क। हम वो टास्क, वो एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे जो कॉम्प्लेक्स है, जो काफी हद तक टेढ़े मेढ़े है कि नहीं? कि एम्प्लॉयज का डेवलप होगा, क्या? स्किल डेवलपमेंट होगा। स्किल डेवलपमेंट से ही कैन, सेकंड पॉइंट, ही कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। जब कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर पाओगे ना, इट इंप्रूव्स है करियर प्रोस्पेक्ट। तीनों पॉइंट को याद करो। फर्स्ट, वी आर फोकसिंग ऑन डेवलपिंग स्किल्स, स्किल डेवलपमेंट का वी कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क, और कॉम्प्लेक्स टास्क की वजह से वी वुड फाइंड बेटर करियर प्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट है मोटिवेशन। अब गाइस डेलीगेशन में एक लाइन है, जब कभी भी कोई आदमी किसी पे भरोसा दिखाता है ना काम करने का, तो सिर्फ काम नहीं, अपना भरोसा बांट रहा है कि मुझे तुझ पे भरोसा है, तो ये कर सकता है। तो जब आप सामने वाले को काम देते हो तो इट क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट। साइकोलॉजिकल तो आएगा ही, तो उसको मोटिवेशन मिलेगा, उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, और उसका कॉन्फिडेंस और मोरल भी बूस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फैसिलिटेशन ऑन ग्रोथ। वी आर प्रोवाइडिंग अ रेडी वर्कफोर्स टू टेक अप लीडिंग पोजीशन इन। आज पापा ने आपको डेलीगेट कर करके कुछ सिखाया, तो आगे जाके नए बिजनेस में आप काम कर सकते हो। तो यही है, ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस। जो भी ट्रेन्ड एम्प्लॉयज है ना, दे कैन टेक अप जॉब इन न्यू वेंचर्स। वो इजीली नए वेंचर्स, वो इजीली नई कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट बाय रेप्लिकेटिंग द वर्क एथॉस। कि सर इधर ऐसे सीखा था, एज अ ऑपरेशनल लेवल जो कानून थे, अब अगर मैं आज मैंने सीख के, मेरे पापा ने मुझे किधर टॉप लेवल पे डाला है, तो मुझे पता है किस तरीके से काम होना है। दैट इज फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? सिंपल सी बात है, इट एस्टैब्लिश अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना, क्या एस्टैब्लिश हो जाती है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, और हमें क्लैरिटी मिल जाती है क्या चीज की? हु हैज टू रिपोर्ट टू होम। बहुत इजी थे। लास्ट पॉइंट तो सबसे इजी, बेटर कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। Authority defines the powers, responsibility, the duties, and accountability, the answerability of every task need to perform in the organization. जब हर टास्क, हर एक्टिविटीज की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी डिफाइंड है, तो हमें क्लियरली क्या हो जाएगा? सारे डिपार्टमेंट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। इससे क्या रिड्यूस हो जाएगा? इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग,
इट रिड्यूसेस वेस्टेज और सारे टास्क अच्छे से अचीव हो जाएंगे। ये थे हमारे सारे 6 के 6 पॉइंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट और बाकी सारी चीजें। अब एक लास्ट टॉपिक और हमें पढ़ना है जिसका नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टुवर्ड्स हर लेवल पे डेलीगेशन कर दिया उससे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसमें और वर्ड याद रखिएगा, डिस्पर्सल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी अक्रॉस वेरियस लेवल। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अक्रॉस वेरियस लेवल कर दिया डिसेंट्रलाइजेशन, और जब यही डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के पास है, कौन से लेवल के पास है भैया, जब यही डिसीजन मेकिंग पावर लाइज ओनली इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल, उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। अब नेक्स्ट इसके अंदर सबसे पहले इट डेवलप इनिशिएटिव, क्या डेवलप करते हैं, वी ट्राई टू डेवलप, ये वो कहाँ गया, अरे ये नहीं गया, ठीक है, वी डेवलप इनिशिएटिव अमॉन्ग सबऑर्डिनेट्स। अब गाइस हम हमारे एम्प्लॉयज को क्या देते हैं, सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस। कैसे सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस, कि भाई साहब तुम्हें अब पावर्स दे दी, तुम्हें अब जिम्मेदारी दे दी, तुम्हारे ऊपर है कैसे इस टास्क को करना है। अब अगर आपने उनको फ्रीडम दे दी अपने हिसाब से काम करो, तो इसके वजह से हमें वो मिल जाएंगे कि आगे जाके कौन है वो जो मेरे बिजनेस के लीडर्स बन सकते। क्या डेवलप कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस। जब ये डेवलप करोगे तो टास्क को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जब वो टास्क को अच्छे से कर पाएंगे दे में बिकम पोटेंशियल डायनामिक लीडर्स। अब नेक्स्ट है डेवलप मैनेजर टैलेंट फॉर फीचर्स, गेन एक्सपीरियंस बाय हैंडलिंग। अगर आप असाइनमेंट को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रहे हो, अभी जो भी टास्क है उसको इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, तो अब वी आर क्रिएटिंग अ रिजर्वॉयर ऑफ मैन पावर, कि भाई हमें पता है कि आगे जाके इन्हीं लोगों को अब हम बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी गिवन, इसमें वर्ड या लिख लो, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएटिंग अ रिजर्वॉयर ऑफ मैन पावर। क्विक डिसीजन मेकिंग, गाइस देखो ऐसा लोग बोलते हैं कि सर विच हैज अ क्विक डिसीजन मेकिंग, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो याद रखिएगा कि जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होता है उसमें क्विक, सर फैसला तो सेंट्रलाइजेशन फास्ट हो, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन भी देखो, ए से बी से सी से फिर रिप्लाई। लेकिन अगर पावर ए बी सी सीधा सी को ही दे दिए तो इसमें वर्ड यूज होता है दैट इज नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एक्शन, जो एम्प्लॉयज के सबसे पास वाला मैनेजर है, अगर हमने उसी को पावर दे दिए, उसी को हमने पावर दे दिए तो काम बहुत ही ज्यादा अच्छे से होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अब नेक्स्ट है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, ये तो सेम है, वो लिख देना, रूटीन वर्क से मिलके आप चैलेंजिंग टास्क कर सकते हो, तो वी आर गेटिंग आप मोर इफेक्टिवली काम करोगे। फैसिलिटेट ग्रोथ का मतलब क्या है, अब इकोनॉमी नहीं है, योर ग्रेटर ऑटोनॉमी टू लोअर लेवल। देखो अब जैसे ग्वारिश करके मूवी थी, 3 भाई बेटे थे, तीनों को पावर्स दे दिया। जब पावर्स दे दिया ना तो इट फोस्टर, इनके अंदर एक फीलिंग आती है, सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, कि चलो हमें बेस्ट करना है, हमें बढ़िया करना है, हमें अच्छे से करना है, ये करना है, इनके बीच में कंपटीशन आएगा। या सीधी सी बात है, जब हर डिपार्टमेंट में कंपटीशन आएगा, डिपार्टमेंट अच्छा करना चाहेगा, तो हर डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी लेवल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जितने भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिव लेवल इंक्रीज हो जाएगी, और जो भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन है दे विल इन द पोजीशन टू प्रोड्यूस मोर रिटर्न, वो क्या कर पाएंगे, ज्यादा रिटर्न कर पाएंगे। लास्ट है बेटर कंट्रोल, हर एक डिवीजन को पॉसिबल है, देखो हर किसी को पावर्स दे दिए तो वी कैन इवैल्यूएट कि भाई हाँ तुझे पावर चाहिए था, पावर से दिए, पावर से बोला काम किया कि नहीं। वी कैन इवैल्यूएट व्हाट देयर परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस को भी देख सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, और कंट्रीब्यूशन के बाद वी कैन इजीली प्रोवाइड देम प्रॉपर फीडबैक। इसी के साथ डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस खत्म। ठीक है, एक वीडियो अगर आपको चाहिए तो फॉर्मल और इनफॉर्मल मैं आपको बता दूं। एक चीज याद रखना, डिसेंट्रलाइजेशनल ऑप्शनल होता है, आपके ऊपर है। डेलीगेशन काम करने के लिए प्री रिक्विजिट है, वो कंपलसरी। डेलीगेशन नैरो स्कोप, डिसेंट्रलाइजेशन वाइडर स्कोप। डेलीगेशन की डेफिनेशन को आपको पता ही है,
फिर इसके बाद इसमें एक और चीज याद रखना, इट इज प्रोसेस फॉलोड बाय शेयरिंग ऑफ टास्क, डिसेंट्रलाइजेशन इज अ पॉलिसी। इसी के साथ कुछ डिफरेंसेस भी मैंने आपको बता दिए, और कोई भी डिटेल में आपको टॉपिक से कमेंट कर दीजिएगा, उसका वीडियो में लेकर आ जाऊंगा। आज के लिए इतना ही, सी यू, टाटा, बाय बाय।